अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं, दैट इज़ रिसेप्टर्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये गौर से सुनना है। रिसेप्टर्स के अंदर बस बेसिकली रिसेप्टर्स किन चीज़ों के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ना। तो देखते हैं कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बनाए। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं? नोरेपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन है, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे पास। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है प्लस, और इसके अलावा एसिटाइलकोलिन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोरेपिनेफ्रीन। हम पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है नोरेपिनेफ्रीन। ओके, देन वी हैव एपिनेफ्रीन, फिर उसके बाद डोपामीन, एंड इसके साथ साथ एक कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन। तो ये चार बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जो बेसिकली हमने एएनएस के अंदर पढ़ने हैं। इन चारों न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ साथ और भी कुछ माइनर हैं, लेकिन ये बेसिक हैं जो एएनएस के अंदर हम पढ़ते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। जो नोरेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन हैं, उन दोनों के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम नोर एड्रीनालिन और एड्रीनालिन भी तो कहते हैं ना। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक हो गया, उन्हें क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। डोपामीन के रिसेप्टर्स को डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। जो एसिटाइलकोलिन है उसके रिसेप्टर्स को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। अब इन सब के रिसेप्टर्स के आगे से फर्दर टाइप्स हैं। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की दो टाइप्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा, ठीक है, ये दोनों एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 होते हैं, और बीटा, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 होते हैं। ठीक हो गया, ये आप देख लें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा, बीटा 1 और बीटा 2। डोपामीन के भी डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो एएनएस में इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डोपामीन 1 एंड डोपामीन 2। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब आगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करें, जो एसिटाइलकोलिन पे जाके बाइंड करते हैं। एसिटाइलकोलिन पे बाइंड करने वाले रिसेप्टर्स कोलिनर्जिक होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 आर द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। पहले वाले हमारे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और दूसरे वाले होते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स। कौन से होते हैं? मस्करीनिक रिसेप्टर्स। जो निकोटिनिक होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के, निकोटिनिक एन टाइप एंड निकोटिनिक एम टाइप, एन एन और एन एम, और मस्करीनिक आगे 5 टाइप्स के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स नोरेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के लिए अल्फ़ा और बीटा होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। डोपामिनर्जिक रिसेप्टर डोपामीन के लिए उस पर D1 और D2 आ जाता है। कोलिनर्जिक निकोटिनिक और मस्करीनिक होते हैं। निकोटिनिक के 2 टाइप्स हैं, मस्करीनिक की 5 टाइप्स हैं। अब हमने इन सब के एक्शन, इनके लोकेशन, इन सब चीज़ें हमने करनी है, तो उसके लिए अगली साइड पे चलते हैं। आगे देखिए, मैंने अब थोड़ा सा जो हमने बात की है उसके आगे थोड़ी सी डिटेल भी लिख दी है। रिसेप्टर्स क्या है? एड्रीनर्जिक फॉर नोरेपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन। कौन कौन से? अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा कौन से? अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, एंड बीटा, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। डोपामीन के डोपा 1 एंड डोपामीन 2। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में M1, M2, M3, 4 और 5 CNS में होते हैं, तो वो ANS में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर उसके बाद है निकोटिनिक रिसेप्टर्स में NN, NN, M। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनकी सिग्नलिंग मैकेनिज़म्स कौन से हैं। तो जितने भी ये मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स क्या हैं? जी प्रोटीन कपल्ड हैं। सिर्फ जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है ना, निकोटिनिक रिसेप्टर्स NN, NM टाइप्स, ये क्या हैं? ये सोडियम चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये मुझे लगता है नज़र नहीं आ रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। जो निकोटिनिक चैनल्स हैं वो सोडियम पोटेशियम आयन चैनल लिंक्ड हैं। बाकी जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे जी प्रोटीन कपल्ड हैं। तो एन एन और एन एम, एन एन कहाँ पे होते हैं? हमें पता है कि गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट होता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अपना ट्रांसमीटर इसके ऊपर रिलीज़ करते हैं। वेराज एन एम कहाँ होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। जब एसिटाइल को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी आपको पता है सोमैटिक फाइबर्स और मसल होता है, तो वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ की जाती है। तो वहाँ पे जो रिसेप्टर होता है एसिटाइलकोलिन के, दैट इज़ एन एम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला रिसेप्टर। निकोटिनिक एम टाइप और निकोटिनिक एन टाइप कहाँ होती है? गैंग्लियन के अंदर। और ये होते हैं सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स। ठीक हो गया, ये आयन चैनल्स होते हैं। बाकी जितने भी रिसेप्टर्स इसके अंदर हमने पढ़ने हैं वो सारे क्या हैं? जी प्रोटीन कपल्ड। ये याद कर लें, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ये दोनों होते हैं अल्फ़ा 1 होता है GQ कपल्ड, वेराज अल्फ़ा 2 GI कपल्ड होता है। ठीक है, GI कपल्ड सिर्फ हमारे पास 2 रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा 2 एंड M2, और डोपामिन 2 भी, सॉरी। GI कपल्ड 3 रिसेप्टर्स हैं, जिसमें से 2 तो आपने कभी नहीं भूलने। कौन कौन से रिसेप्टर्स? अल्फ़ा 2 एंड M2, ये दोनों क्या हैं? GI कपल्ड हैं। अल्फ़ा 2, M2 ये GI कपल्ड हैं, और बाकी जो अल्फ़ा 1 है GQ कपल्ड। ठीक हो गया। बीटा के तीनों GS के थ्रू लिंक्ड होते हैं, GS के थ्रू। और बाकी
बाकी डोपामीन का डोपामीन 1 GS होता है, डोपामीन 2G इनहिबिटरी होता है। अगर हम मस्करीनिक की बात करें तो मस्करीनिक 2 तो मैंने आपको बता दिया ना इनहिबिटरी होता है, बाकी 1 और 2 GQ होता है। इसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। सबसे पहले हमने क्या कहा, अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा 1 GQ होगा, अल्फ़ा 2 GI होगा, ठीक हो गया। बीटा की बात करें, बीटा तीनों ही GS हैं, दैट्स इट। डोपामीन के अंदर भी पहला GS दूसरा GI। कोलिनर्जिक के अंदर भी आपने ये करना है कि पहला और तीसरा GQ है और सेंटर वाला GI है। ये अल्फ़ा से थोड़े मिलते जुलते हैं, M2 GI और M1 और M3 GQ। तो ये आप थोड़ी देर पॉज करके इसको देख लें, इसको याद कर लें। जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर आप आगे देखिएगा। आगे क्या है, आगे अब थोड़ी सी फर्दर डिटेल आ गई है कि अभी तक हमने क्या किया, हमने ये कर लिया कि अगर हम बात करें एसिटाइलकोलिन के लिए, उसके रिसेप्टर्स होते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स, प्लस एसिटाइलकोलिन के निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, और इसके अलावा डोपामीन के रिसेप्टर्स भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया कि जो M4 और M5 हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो CNS में होती हैं, तो वो अभी हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको आप रहने दें। ऊपर वाले तीनों देखें, ऊपर वाले तीनों क्या हैं, 1 और 3 GQ कपल्ड हैं और जो 2 है दैट इज़ GI कपल्ड। अब आपको पता है जो GQ कपल्ड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ये डिटेल बाद में करेंगे, बस ये वाली साइड की डिटेल्स हम बाद में करेंगे, इसको आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। ओके, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अब देखने लगे। बेसिकली मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो GQ कपल्ड हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स GQ कपल्ड थे, अल्फ़ा 1, M1 एंड M3, ठीक हो गया। अल्फ़ा 1 पे जो नोरेपिनेफ्रिन आके बाइंड करेगी, एसिटाइल M1 और M3 पे जब एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करेगी, यानी इनका अपना लाइगेंड जब आके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होंगे तो ये तीनों रिसेप्टर्स किसके थ्रू लिंक्ड हैं, दे आर लिंक्ड थ्रू GQ के थ्रू लिंक्ड हैं। और ये आपने बायोकेम में पढ़ा हुआ है कि GQ का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करा देता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि जाके PIP2 दैट इज़ फोस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट 2 इसको ब्रेक करा के IP3 और डार्क बन जाता है। ये सारी बातें बायोकेम वाली हैं। और बाकी ये इसका मेन कंक्लूजन क्या होता है कि सेल के अंदर IP3 और डार्क कैल्शियम लेवल को इन्हेंस करा देते हैं, ठीक है। कैल्शियम लेवल हमारा बढ़ गया, और कैल्शियम लेवल जब सेल में इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसमें जो बात आपने जहन में रखनी है, इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप पिंक से आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। बात क्या याद रखनी है कि अल्फ़ा 1, M1 और M3 ये तीनों क्या हैं, GQ लिंक्ड हैं, और अल्फ़ा 1 पे नोरेपिनेफ्रिन बाइंड करेगी, M1 और M3 पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेल के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करा देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये आपने ये बात याद रखनी, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो जब ये वाले रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि कहीं पे किसी स्मूथ मसल पे अल्फ़ा 1 एक्टिवेट हो रहे हैं तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब अल्फ़ा 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमने ये चीज़ें याद करनी है, तो उनका फंक्शन हमें पहले ही पता है। M1 भी इसी तरह है और M3 भी इसी तरह से। जहाँ पे M3 प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल M3 प्रेजेंट होते हैं सीलियरी मसल के ऊपर, तो जब M3 एक्टिवेट होंगे तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और अकोमोडेशन हमारी हो जाएगी। इसी तरह अल्फ़ा 1 प्रेजेंट होता है डायलेटर प्यूपिली के ऊपर, तो अल्फ़ा 1 एक्टिवेट होंगे, डायलेटर प्यूपिली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने कर लिया अल्फ़ा 1, M1, M3 कि वो GQ लिंक्ड हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने करवानी होती है। आगे हम बात करते हैं अल्फ़ा 2 और M2 की। अल्फ़ा 2 और M2 दोनों क्या हैं, इनहिबिटरी हैं, GI के थ्रू लिंक्ड होते हैं। प्रोटीन काइनेस एडिनाइल साइक्लेस को ये इनहिबिट करा देते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP सेल में कम हो जाता है और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, हाइपर फॉस्फोराइलेशन होती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि अल्फ़ा 2 एंड M2 G इनहिबिटरी हैं। जब इन पे आके इनका रिस्पेक्टिव लाइगेंड बाइंड करेगा नोरेपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन जो जिसका है, तो ये क्या कराएंगे, इनहिबिशन कराएंगे। अब ये पोस्ट जो सैनेप्टिक न्यूरॉन है ये उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन में होते हैं, ये ऑटो रिसेप्टर्स का काम करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको आना चाहिए। ये लेट्स से प्री सैनेप्टिक मेम्ब्रेन है एंड दिस इज़ द पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, इसने नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ की। अब ये नोरेपिनेफ्रिन ने यहाँ आके तो बाइंड करना है ना पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ उसने अपना एक्शन कराना है जो भी है, लेकिन इसका एक्शन को एक नेगेटिव फीडबैक देने के लिए यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ऑटो रिसेप्टर्स इन्हें कहते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, एंड दीज आर अल्फ़ा 2, ठीक है। ये जी इनहिबिटरी होते हैं। तो नोरेपिनेफ्रिन यहाँ के बाइंड करेंगे, फर्दर रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ऑटो रिसेप्टर्स का जो काम है ये जी इनहिबिटरी वाले करते हैं।
इसके बाद आगे हम चलें, अब बीटा रिसेप्टर्स रह गए। अल्फ़ा 1 हो गया, कॉन्ट्रैक्शन उसने करानी है, जी क्यू लिंक्ड है। अल्फ़ा 2 जी इनहिबिटरी ऑटो रिसेप्टर्स, M1 और M3 वो भी जी क्यू हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। और M2 फाइनली क्या कराएगा, जी इनहिबिटरी है, वो भी ऑटो रिसेप्टर्स का काम करेगा। बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा क्या है, बीटा GS है, और GS एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराएगा और प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो जाएगा। अब प्रोटीन काइनेज A क्या, ये काइनेज है ना, फोस्फोराइलेट कराएगा। तो बीटा के बहुत ही डाइवर्स एक्शन है। क्यों है, क्योंकि देखो एक प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो फोस्फोराइलेशन से एक्टिवेट हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो फोस्फोराइलेशन से डीएक्टिवेट हो जाती हैं, इनएक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये जो बीटा है ना, उसने काइनेज को एक्टिवेट करा देना। अब काइनेज किसी सेल में किसी को फोस्फोराइलेट कराएगा तो वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा, कोई सेल उससे इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बीटा का ये काम है। तो इसको एक करने के लिए एक निमोनिक होता है, हाँ ये वाला निमोनिक, ये आपने याद रख लेना है कि बीटा इज़ ऑलवेज इनहिबिटरी, बीटा इज़ बीटा इज़ ऑलवेज इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का क्या मतलब है कि हमेशा इसने रिलैक्सेशन वाला काम कराना है, सिवाय 3 चीज़ों के अंदर, हार्ट, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। बीटा इज़ ऑलवेज इनहिबिटरी एक्सेप्ट फॉर हार्ट, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। ये आप याद करें, बीटा इज़ ऑलवेज इनहिबिटरी एक्सेप्ट फॉर हार्ट, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि बीटा ने हमेशा क्या करानी है, रिलैक्सेशन करानी है, सब चीज़ें करानी, सिवाय हार्ट के अंदर बीटा कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कराएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर जो कार्डियक कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोनिन और ये सब, ये फोस्फोराइलेशन पे एक्टिवेट हो जाती हैं, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। हार्मोन्स को इसने रिलीज़ बढ़ा देना है, रेनिन का रिलीज़ बढ़ाएगा, और भी कुछ हार्मोन्स। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोज प्रोडक्शन पाथवेज को इंक्रीज़ करा देगा, लाइपोलिसिस बढ़ा देगा, तो मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देगा। तो बीटा ने कौन सी 3 चीज़ें बढ़ानी है, हार्ट, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म, इस पे उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। बाकी जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उधर बीटा ने इनहिबिटरी इफेक्ट करना है। अगर मैं कह रही हूँ कि बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं किसी ब्लड वेसल में, तो क्या कराएंगे, वहाँ पे वो वेजोडाइलेशन कराएंगे, हार्ट मतलब रिलैक्सेशन करा देंगे। इसी तरह अगर वो GIT के किसी स्मूथ मसल वॉल में प्रेजेंट है तो रिलैक्सेशन कराएंगे। स्मूथ मसल्स में बीटा ने रिलैक्सेशन करानी है, ये आपने याद रखना है। हार्ट के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना है, हार्मोन्स को बढ़ा देना है, इसी तरह लाइपोलिसिस को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना है। तो इसके साथ हम ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं पे रिलैक्सेशन करा रहा है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि उसने फोस्फोराइलेट कराना है ना प्रोटीन्स को। तो हार्ट के अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, इनको फोस्फोराइलेट कराता है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सभी GS के थ्रू लिंक्ड है। वेराज अगर हम बाकी जगहों पे बात करें स्मूथ मसल्स के अंदर, तो वो इस तरह की प्रोटीन्स फोस्फोराइलेट कराता है कि स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, अब हमने बात करनी है, ये वही मैंने बात की हुई है कि जो बीटा है स्मूथ मसल्स में क्या कराएगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कराएगा। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है कि इसने ब्रोंको डायलेशन करा देनी है, यूट्राइन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराना है, GIT के स्मूथ मसल्स को, जहाँ पे भी स्मूथ मसल्स आ जाएंगे इसने उसको रिलैक्स करा देना। कार्डिक मसल में क्या कराएगा, बीटा कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और कार्डिक में होते कौन से, बीटा 1 होते हैं। स्केलेटल मसल्स में बीटा मसल स्पिंडल में प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रेमर्स को इंड्यूस कराते हैं। ये बस एक साइड से पॉइंट है, ये वैसे इतना मेडिकली ड्रग्स की एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस ये है कि जब हमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी भूख लगी होती है तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल लो हो जाए तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें ट्रेमर्स आ रहे होते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल में बीटा होते हैं और वो ट्रेमर्स को इंड्यूस कराते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। अब आगे चलें, आगे ये मेटाबॉलिज्म का मैंने पहले मसल्स पे बताया। मसल्स पे 3 तरह के मसल्स हैं बॉडी के अंदर। कार्डियक में उसने रिलैक्सेशन करा दी, स्मूथ में रिलैक्सेशन करा दी, कार्डियक में कॉन्ट्रैक्शन और स्केलेटन में ट्रेमर्स इंड्यूस करा दी। आगे मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लाइपोलिसिस पे जो है लाइपोलिसिस को उसने एनहांस करा दिया, लाइपोलिसिस को बढ़ा दिया, ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को भी बढ़ा दिया, उसकी सिंथेसिस को भी बढ़ा दिया, एनर्जी भी ज़्यादा बन रही है, ATP क्रेब्स साइकिल, प्लस पीछे से ग्लूकोज भी ज़्यादा बन रहा है। रेनिन का रिलीज़ ये बढ़ा देता है थ्रू बीटा 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो वाली एंटी हाइपरटेंसिव्स, हाइपरटेंशन, तो उसमें ये रेनिन इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने याद रखना है कि बीटा जो 1 है वो रेनिन का रिलीज़ बढ़ा देता है। ग्लूकोज पे बीटा 2 का एक्शन है और लाइपोलिसिस पे बीटा 3 का एक्शन। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये किया कि रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो मीडिएटेड होते हैं, उनका एक्शन कैसे होता है, मतलब मेन उनका फंक्शन क्या है। ठीक है,
हमने ये बात करनी है कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, और बस ये रिसेप्टर्स पे यहाँ आपको पूरे मुकम्मल समझ आ जाएंगे और इंशाल्लाह फिर ये कभी नहीं भूलेंगे। और इसके बाद हम ड्रग्स की बात करना शुरू करेंगे। रिसेप्टर्स की लोकेशन कहाँ होती है? अब जैसे हम हार्ट की बात करें तो हार्ट पे कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो सिंपैथेटिक की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादातर ऑर्गन में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई होती है। तो हार्ट पे सिंपैथेटिक सप्लाई भी है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी है। तो सिंपैथेटिक का जो होते हैं ना बीटा 1 वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, और पैरासिम्पैथेटिक के M2। तो आपने याद रखनी है हार्ट में कौन से प्रेजेंट होते हैं? बीटा 1 एंड M2, ये कभी नहीं भूलना। बीटा 1 एंड M2। बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में। बीटा 1 के सिर्फ दो ही काम है। बीटा 1 एक हार्ट में प्रेजेंट है, दूसरा वो रेनिन के रिलीज़ को बढ़ा रहे हैं। ये बीटा 1 का टोटल काम है। ये आपने कभी नहीं भूलना कि हार्ट में सिंपैथेटिक सप्लाई किसके थ्रू होती है? बीटा 1 के थ्रू, एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई M2 के थ्रू होती है। ठीक हो गया। ये देखिए यही बात है कि बीटा 1 बीटा 2 खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीटा 1 ही आप याद रखें। बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट होगा और वो क्या कराएगा? क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, आइनोट्रोपी, इन सब पे एक उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, हार्ट की जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, नंबर ऑफ बीट्स यानी हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कराएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ करा देगा बीटा 1। M2 एसिटाइलकोलिन के थ्रू, M2 आपको पता है G इनहिबिटरी होता है, तो इसका सारा नेगेटिव वाला एक्शन होगा। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई सच नहीं होती, यानी हमारे रिसेप्टर्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वहाँ पे एसिटाइलकोलिन नॉर्मली नहीं पहुँची, तो ब्लड वेसल्स पे पैरासिम्पैथेटिक का इतना रोल नहीं है, सिम्पैथेटिक का सिर्फ रोल है। सिम्पैथेटिक का रोल किस तरह से है कि कुछ बॉडी की ब्लड वेसल्स, जैसे अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें कहीं से भागना है ना, तो अब भागने के लिए हमारे स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे गट में कम होना चाहिए ना। जब भी इमरजेंसी होती है हमें भूख तो नहीं ना लग रही होती, अब पीछे शेर भाग रहा, हम ये तो नहीं सोचेंगे ना कि हम बैठ के कुछ खा लें, क्योंकि हमारे गट की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हमारे जो लिम्स हैं उस तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो लिम्स की तरफ ब्लड वेसल्स जा रही हैं वहाँ वेज़ोडाइलेशन हो जानी चाहिए, जो गट की तरफ जानी है वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो आप लॉजिकली सोच के बताएं कि जो लिम्स की तरफ जा रही हैं ब्लड वेसल्स वहाँ वेज़ो डायलेशन होनी चाहिए, तो वहाँ कौन से रिसेप्टर्स होने चाहिए? बीटा या अल्फ़ा? वहाँ बीटा होनी चाहिए। वाई? बिकॉज बीटा ने वेज़ो डायलेशन करानी है, अल्फ़ा ने वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करानी। तो क्या है सिस्टम? वेट, हाँ, तो जो हमारे पास हैं स्केलेटल मसल, ब्लड वेसल्स के अंदर बीटा 2 होंगे, वेज़ोडाइलेशन कराएंगे। जो स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल है, जो स्किन है या स्प्लैंकनिंग वेसल यानी जो गट की तरफ जा रही है, वहाँ अल्फ़ा 1 होंगे। अल्फ़ा 2 तो इनहिबिटरी है ना, वो तो सिर्फ ऑटो रिसेप्टर्स में होते हैं। तो ये हमेशा बात याद रखनी है कि जो स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स हैं यानी जो हमारी लिम्स की ब्लड वेसल्स हैं वहाँ बीटा 2 प्रेजेंट होते हैं, वेयर जो ब्लड वेसल्स हैं गट की और ये सब वहाँ अल्फ़ा 1 होते हैं। और इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट है कि जो किडनी रीनल ब्लड वेसल्स हैं वहाँ डोपामीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी वेज़ोडाइलेशन कराते हैं, वो क्योंकि वो भी GS लिंक्ड होते हैं। अगला पॉइंट हम किस तरह से सीक्वेंस आपको याद करा दूँ। हम हार्ट पहले हमने किया, हार्ट में मैंने आपको बताया बीटा 1 एंड M2 होते हैं। बीटा 1 प्लस इफेक्ट है, M2 का नेगेटिव इफेक्ट है। ब्लड वेसल्स के अंदर पैरासिम्पैथेटिक का रोल नहीं है। सिम्पैथेटिक ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो स्प्लैंकनिंग जो हैं वहाँ पे स्किन, वहाँ पे अल्फ़ा 1 होते हैं, वेरा जो स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स हैं वहाँ कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बीटा 2। इसके बाद आगे चलें ब्रोंक्यूल्स के अंदर, लंग्स के अंदर, यहाँ पे जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे हमारा वो नहीं जा रहा होता, हमारा नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन लंग्स की तरफ नहीं जा रहा होता, बस रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो इसको हम क्लिनिकली यूज़ ज़रूर करते हैं कि रिसेप्टर्स तो प्रेजेंट है ना, तो हम बाहर से एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन दे देते हैं, लेकिन अंदर से नोरेपिनेफ्रिन यानी एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स बॉडी में नहीं है, बस प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे कौन से होते हैं? बीटा 2 एंड M3। अब एक मैं आपको बात बताने लगी, ये आपने गौर से सुनिए। जो बीटा 1 है, बीटा 1 प्रेजेंट होते हैं हार्ट में और रेनिन का रिलीज़ बढ़ाते हैं। बीटा 1 का रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया और कहीं बीटा 1 नहीं। इसके अलावा आपने जहाँ भी बीटा देखने हैं वो बीटा 2 ही कहने हैं आपने, बीटा 2 बीटा 2 बीटा 2, और हमेशा वो क्या करा लेंगे? रिलैक्सेशन करा लेंगे, क्योंकि जितने भी स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे सिर्फ बीटा 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया, बीटा 2 हो गया। फिर जो बीटा 3 है वो सिर्फ और सिर्फ वो बीटा 1 की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और वो जो है ना वो फैट सेल्स में, एडिपोज सेल्स में, लाइपोलिसिस, उन सब में उसका रोल है, उसका और कोई रोल नहीं। जितने भी स्मूथ मसल्स की हम बात करेंगे वहाँ कौन से प्रेजेंट होंगे? बीटा 2। जैसे मैंने ब्लड वेसल्स का आपको बताया उसमें बीटा 2 हैं, ब्रोंकोडाइलेशन की बात करें उसमें बीटा 2 हैं,
यूट्राइन की बात करेंगे, जहाँ भी ऐसी बात करेंगे, GIT की बात करेंगे, बीटा 2। ठीक हो गया। अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा के अंदर अल्फ़ा 1 प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? जितने भी स्मूथ मसल्स हैं वहाँ प्रेजेंट होंगे अल्फ़ा 1, और अल्फ़ा 2 एज अ ऑटो रिसेप्टर काम कर रहा होगा। अल्फ़ा का ये काम हो गया। अल्फ़ा 1 स्मूथ मसल्स में होगा, अल्फ़ा 2 ऑटो रिसेप्टर होगा। मस्कुलिनिक की बात करें तो M1 का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। M2 जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और M3 कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो जितने भी स्मूथ मसल्स हैं। तो जो प्री डोमिनेंट रिसेप्टर टाइप है वो कौन सी है? अल्फ़ा 1 स्मूथ मसल्स की अगर मैं बात करूँ तो स्मूथ मसल्स में अल्फ़ा 1 है, M3 है और बीटा 2 है। अल्फ़ा 1, M3 एंड बीटा 2, ये कहाँ है? स्मूथ मसल्स में। अल्फ़ा 1 और M3 दोनों जो है वो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं और बीटा 2 रिलैक्सेशन करा रहे हैं। ये बातें जो आपको अगर नहीं समझ आई, ये पॉज करके बैक करके दोबारा सुन लें, ये लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा ना इससे। ब्रोंक्यूल्स के अंदर बीटा 2 है, ब्रोंकोडाइलेशन कराएंगे, M3 ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराएंगे। फिर इसके बाद आई और वो सब चीज़ों की भी हैं, वो स्लाइड्स मैंने यहाँ ऐड नहीं की हुई, तो मैं अभी कुछ देर में स्लाइड्स ऐड करके उसकी भी आपको वीडियो भेज दूँ।